नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। चक्र व्यू का वक्त है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वो कहानियां जिन पर आज आपने अपनी वोटिंग करके हमको बताया है। पहली कहानी, कैसे श्रद्धा, सजा और सियासत में फंसा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ये स्टोरी 20% दर्शकों की पसंद बनकर आज उभरी है। 22% दर्शकों की नजरें अब नितिन नवीन की उस भारी भरकम टीम पर हैं जिसमें कुछ सरप्राइज एंट्रीज हो गई हैं और कुछ बड़े बड़े चेहरों की छुट्टी हुई है। विस्तार से बात करेंगे 7:28 पर। वहीं 26% वोटों के साथ नंबर 2 पर आज की सबसे बड़ी जो सियासी खबर दूसरे नंबर पर बनी है वह दिमागी नक्सल पर क्यों हो रहा है सियासी दंगल। बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। और अब आज की लीड स्टोरी, जिसे आपने बहुमूल्य अपने कीमती वोट दिए हैं, सबसे ज्यादा 32% वोट मिले हैं। स्कूलों में कैमरा ऑन, परेशान कौन? स्कूलों में कैमरे से किस किस सरकार को डर लगता है? स्कूल की गड़बड़ी दिखाना कहां परिवार को महंगा पड़ा? और यही हमारी आज की लीड स्टोरी है। कैमरा झूठ नहीं बोलता, वो सच्चाई का आईना होता है। कैमरा लोकतंत्र की आग भी है और सत्ता से सवाल पूछने वाला हथियार भी। लेकिन अब इसी कैमरे से राजस्थान की सरकार खौफ में है। बंगाल में तो और बड़ी खबर आई है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। अब कोई वीडियो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नहीं बना सकता। अब कोई भी स्टूडेंट्स की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग बिना परमिशन के नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान की बीजेपी की भजन लाल शर्मा सरकार कैमरे से इतना खौफ क्यों खा रही है? वो कैमरा जो सच दिखाता है, जो आईना होता है। ये सब आपको विस्तार से बताऊंगा, सबूत भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले बच्चों की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए जो आपको देखकर आश्चर्यचकित करेंगे। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राएं अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आज प्रदर्शन कर रही हैं। ये जेन अल्फा है। जी हाँ, जेन जी से एक जनरेशन छोटी। ये जेन अल्फा छोटी छोटी बच्ची अपने स्कूल के बाहर सड़क पर निकल कर आ गई, भरी बारिश और कीचड़ के बीच में। इन छात्राओं का कहना है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। इनको मैथ्स, इंग्लिश और सोशियोलॉजी पढ़ाने वाले, हिंदी पढ़ाने वाले टीचर इनके पास नहीं है। पढ़े तो पढ़े किससे, जिसके चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सोचिए, जरा कैमरे पर ही पाबंदी लगा दी जाएगी तो इन छात्राओं की आवाज हम और आप तक कैसे पहुंचेगी? सरकार तक इनकी आवाज कैसे पहुंचेगी? और अगर धरातल का सच सरकार तक नहीं पहुंचेगा तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा? क्योंकि जो सरकारी कागजात और सरकारी रिपोर्ट ऊपर तक भेजी जाती है उसमें तो सब दुरुस्त होता है, उसमें तो सब अच्छा चल रहा होता है, कोई कमियां नहीं गिनाता है। लेकिन जब तक प्रोटेस्ट नहीं होंगे, जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी, कैसे पता चलेगा कि कहीं खामियां हैं? देश का भविष्य हम कैसे संवार पाएंगे? सुनिए जरा। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। सुना आपने मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बच्चों अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं, उनकी सरकार वहां काम कर रही है। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के अखिलेश यादव, उन्होंने छात्राओं के विरोध प्रदर्शन पर आज अपनी तरफ से ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षा मंत्री है क्या? अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, 2014 में आई भाजपा सरकार की सबसे बड़ी असफलता
और विफलता ये है कि 14 साल तक के बच्चों को अब तक उससे कोई उम्मीद नहीं बची है। जिन छात्राओं को स्कूल में होना चाहिए वो टीचर की कमी के साथ साथ स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर आने को मजबूर हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो लखनऊ की तस्वीरें थी, यूपी के किसी दूर दराज के इलाके की नहीं थी। ये है देश की जेन जी की बुलंद आवाज। और इनफैक्ट ये तस्वीरें तो जेन अल्फा है, जो ना तो अड़ियल व्यवस्था के आगे झुकती है, ना ही अपने हक की आवाज उठाने से कतई भी डर रही है। यही वजह है कि राजस्थान सरकार के भी हाथ पांव अब फूल गए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या कैमरे पर पाबंदी लगाकर सच की आवाज को दबाया जा सकता है? क्या कैमरा बंद करने से जमीनी हकीकत बदल जाएगी? लोकतंत्र में जनता को सच दिखाने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके चक्रव्यूह में भजन लाल शर्मा की सरकार इस वक्त आकर घिर गई है। ये वो चिट्ठी है जब आप देखेंगे जो माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के निदेशक कार्यालय की ओर से जारी की गई है। इस चिट्ठी में दरअसल साफ साफ लिखा है कि बाहरी व्यक्ति स्कूल में सीधे प्रवेश नहीं कर सकेगा। स्कूल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एंट्री से पहले विजिटर रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। इस प्रशासनिक आदेश में यह भी लिखा है कि प्रिंसिपल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना छात्रों और शिक्षकों का इंटरव्यू लेना मना है। इसके साथ साथ स्कूल परिसर की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग या स्कूल से कोई लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं की जा सकती है। अगर किसी ने सरकारी आदेश को तोड़ा तो उसके खिलाफ बीएनएस, पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी राजस्थान सरकार ने पूरी तरीके से कैमरों को बंद करने की अपनी तरफ से तैयारी कर ली है ताकि स्कूलों की सही तस्वीर सामने ना आने पाए। अब सवाल यह है कि राजस्थान सरकार को ऐसा आदेश क्यों देना पड़ा? क्या राजस्थान के स्कूलों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बाहर आने के डर से सरकार खौफ में? दरअसल पिछले कुछ दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी के युवा नेताओं ने देश भर में एक मुहिम छेड़ी है जिसका नाम है स्कूल ठीक करो। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे और सरकारों से जवाबदेही मांगेंगे। अब उनका पूरा कैंपेन स्कूल को लेकर है, सरकारी स्कूलों को लेकर, और यह अभियान इस वक्त चल रहा है। इसी अभियान के तहत सीजेपी के को कन्वीनर आशुतोष रांका, जो खुद राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने राजस्थान के कई स्कूलों का अचानक दौरा किया। इस बीच वो जोधावास के एक ऐसे स्कूल में पहुंचे थे जिसकी छत गिरी हुई थी, बच्चों के लिए पीने का साफ पानी भी नहीं था। यह हालत थी सरकारी स्कूल की। देखिए आप। मैडम आप एक बात बताइए, पी के दिखाओ। हाँ, आप ये पानी पियेंगे? आप पियेंगे क्या अपने घर में ये पानी? सर मत कीजिए सर, मैं आपसे छोटा हूँ, मुझे सर मत बोलिए। मेरा नाम आशुतोष जी कर सकते हैं आप ये बताइए, आपके घर पे ऐसा पानी आएगा तो आप अपने ये वीडियो जो कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका का, हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा क्योंकि खूब वायरल है। लेकिन इस चौकन्ने पन्ने के कारण, इस सचेत होने के कारण अब स्कूलों की जवाबदेही तय हो रही है। इसके बाद भी कई ऐसे वीडियो लगातार सामने आए हैं जो राजस्थान सरकार के मॉडल स्कूल और विश्व स्तरीय शिक्षा के दावों पर सीधे सवाल खड़े करते हैं। जाहिर है सवाल उठेंगे तो सरकार से उसके जवाब पूछे जाएंगे। अब तक ऐसे वीडियो नहीं आ रहे थे, तब तक सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा लेती थी। लेकिन अब जब सरकार की सिस्टम की पोल खुल रही है, सरकार से जवाब तलब किया जा रहा है, सरकार से आंसर्स मांगे जा रहे हैं, तो सुधार करने की बजाय सुरक्षा का हवाला देकर कैमरों को रोकने का फरमान सुना दिया गया है। किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है। और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होते हैं उनकी कोई भी फोटो लेना, कोई भी कार से बाइक लेना, इसके पहले उनके अभाव उसे परमिशन जरूरी है। मतलब स्कूल में टीचर नहीं है तो आप बच्चे से बात नहीं कर सकते हैं। स्कूल में अच्छा खाना नहीं मिल रहा है तब आप बच्चों से फीडबैक नहीं ले सकते हैं। स्कूल में अगर टूट फूट है, स्कूल में अगर व्यवस्था नहीं है तो आप बच्चों से बात नहीं कर सकते। इसे कहते हैं ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना तस्वीरें सामने आएंगी, ना सवाल उठेंगे और ना ही सरकारी दावों की कलई खुलेगी। मंत्री जी से उम्मीद तो ये थी कि व्यवस्था सुधारने पर वो जोर देते, लेकिन उन्होंने तो कैमरा ही बंद कर दिया। राजस्थान में तो कैमरा ही बंद हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में तो कैमरे से स्कूल का सच दिखाने वाले शख्स के घर उपद्रवियों ने हमला कर दिया।
शेख अब्दुल हफीज सीजेपी के कार्यकर्ता रहे, सीजेपी के आंदोलन में जंतर मंतर भी आए थे। सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत स्कूलों की रियल तस्वीरें दिखाने में वो लगे थे, लेकिन इस बीच 10-12 लोगों ने घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया। शेख अब्दुल हफीज तो इस हमले में बच गए, लेकिन हमलावरों ने उनके पिता की पीट कर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में हत्या कर दी। मेरा नाम शेख रीक है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बांकुड़ा है। मेरा जो पुलिस स्टेशन है वो इंदास है और मेरा जो गांव है, विलेज है, वो है करीसुंडा। तो मैंने सीजेपी के प्रोटेस्ट में दिल्ली गए थे और अभी जो स्कूल ठीक करो कैंपेन के अंदर मैं स्कूल में गया था। इसी कारण से बीजेपी के सारे मेरे गांव में जो वर्कर थे वो आके मुझे मारा, मेरे पापा को मार के खून निकाल दिया, मेरे भी देखो गले में क्या कर दिया। ठीक है, बहुत मारा। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग पश्चिम बंगाल सरकार पर अब तीखे सवाल उठा रहे हैं। वो सरकार जो भी मैं 100 दिन पहले बनी है, भारतीय जनता पार्टी की शुभेंदु अधिकारी की सरकार। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आज बांकुड़ा पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग भी की। जितने भी लोग भाजपा के गुंडे चाहे देश के किसी भी कोने में हो, वो अगर ये सोच कर बैठे हैं कि उनकी गुंडागर्दी मारपीट से हम डर जाएंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम वोट मांगने तो नहीं आए थे। इस बीच ममता बनर्जी ने भी पीड़ित परिवार को समर्थन का भरोसा दिया। टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार के घर भी पहुंचा। कथित हमले के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सीजेपी और टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया, हालांकि बीजेपी ने आरोपों से साफ इनकार किया। इस बीच पुलिस 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर अब पूछताछ में जुटी है, जिसमें एक तो बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। जो एफआईआर है उसमें कोई बीजेपी का नाम नहीं है, मिसक्रिएंट्स बोला है। और 5 आदमी का खिलाफ एफआईआर किया था, सब तो अरेस्ट हो गया, 3 तो अरेस्ट हो गया है, एडिशनली 5-8 एफआईआर जिस लोग को खिलाफ बोला अरेस्ट हो गया। कानून का शासन है ना, तुरंत कार्रवाई हुआ है, बाकी कार्रवाई होगा। बीजेपी के प्रेसिडेंट पे, बूथ प्रेसिडेंट पर बांकुड़ा के इल्जाम लगा, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं बीजेपी का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं है। तो खैर वहां रहने वाले लोगों को सही तस्वीर पता होगी कि दरअसल बांकुड़ा में जो हुआ वो किसने किया और क्यों किया। कहीं पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, कहीं बैठने के लिए टेबल और कुर्सी नहीं है, कहीं छतें गिर जा रही हैं और कहीं शिक्षक लापता हैं। यह हकीकत देश के कई राज्यों के सरकारी स्कूलों की है, जिसे मीडिया और सोशल मीडिया का कैमरा आप और हम तक पहुंचाता रहा है। बच्चे पहुंचाते रहे, टीचर्स पहुंचाते रहे, वहां काम करने वाले लोग पहुंचाते रहे। मैं लगातार कह रहा हूं कि यह कोई एक राज्य, एक जिले की समस्या नहीं है। देश के कई राज्यों में अपनी मांगों को लेकर छात्रों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। अब देखिए, ये उज्जैन की छात्राएं हैं, बीते हफ्ते ताली बजाकर प्रदर्शन कर रही थी, स्कूल की बिल्डिंग को दूर शिफ्ट किए जाने से नाराज थी। लखनऊ की बच्चियां मुख्यमंत्री को आना होगा, उज्जैन की बच्चियां कलेक्टर को आना होगा। छात्राएं कलेक्टर साहब को आना होगा के नारे लगा रही हैं, सीएम मोहन यादव से भी गुहार लगा रही हैं, लेकिन इन बेटियों की सुनने वाला कोई नहीं। ये सच्चाई भी आपको और हमें कैमरे ने ही दिखाई है। सोचिए, जिस कैमरे को राजस्थान सरकार ने स्कूलों में बैन कर दिया, वो कितना जरूरी है। जिन छात्रों की आवाज आज सरकारों के कानों तक नहीं पहुंची, वही इस देश के कल का भविष्य है। जंतर मंतर के बाद भी रांची में भी छात्र सरकार को जगाने के लिए कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। कुछ छात्र तो भूख हड़ताल पर भी हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड शॉर्ट सर्विस कमीशन भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर 24 दिनों से छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लगातार चक्रव्यूह में हम आपको वहां की रिपोर्टिंग भी दिखा रहे हैं। सरकार और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई से जांच कराने वाली मांग पर पेच फंसा हुआ है। इस बीच राहुल गांधी ने अपनी सहयोगी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने लिखा है कि वो व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शनकारियों से मिले, यानी मुख्यमंत्री से वो कह रहे हैं, और छात्रों की मांगों पर खुद गौर करें। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगे जायज हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी की सरकार चल रही है। ऐसे में राहुल गांधी की चिट्ठी ने सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रांची में जैसे जैसे आंदोलन लंबा होता जा रहा है, वैसे वैसे प्रदर्शनकारियों के लिए समर्थन भी बढ़ रहा है।
कल बॉलीवुड की अभिनेत्री कुनिका सदानंद भी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंची थी। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार से छात्रों की बात सुनने की अपील की। इससे पहले कुनिका, आपको याद दिलाऊं, दिल्ली में जो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, उस वक्त भी यहां दिल्ली में छात्रों के साथ डटी नजर आई थी। अपनी मांगों को लेकर रांची में अब भी कई छात्र भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलन का चेहरा देवेंद्र नाथ महतो इस समय रांची के सदर अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। 15 अगस्त को महतो प्रदर्शनकारियों की तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया था। महतो 2 अगस्त से आमरण अनशन पर हैं। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करने निकले प्रदर्शनकारियों में महतो भी शामिल हुए थे, लेकिन उसके पहले उन्होंने सोनम वांगचुक के कहने पर पानी से अपना उपवास तोड़ा था। हालांकि अब वो सिर्फ पानी पी रहे हैं, खाना आज भी नहीं खा रहे हैं। जिसके बाद प्रशासन ने धरना स्थल से उठाकर उनको अस्पताल में शिफ्ट किया। 10 तारीख के बाद 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के बाद अब प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास को घेरने का ऐलान कर दिया है। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। रांची में छात्रों का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ कि यूजीसी नेट परीक्षा में हुई एक और गड़बड़ी ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। एनटीए ने तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का हवाला देकर 3 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जिसकी कई हफ्तों से छात्र डिमांड कर रहे थे। अब इन 3 विषयों की परीक्षा दोबारा 9 और 10 सितंबर को होंगी। दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाएगी, इस बात का भी ऐलान किया गया। अब आप एक झलक देखिए कि यूजीसी नेट के पेपर में कैसी कैसी बेसिक गलतियां हुई थी। समाज शास्त्र के यूजीसी नेट पेपर को लीजिए। समाज शास्त्र के तमाम विद्वानों का नाम गलत इसमें लिखा हुआ है। रिट्स का नाम पुट्जर लिखा हुआ है, पार्सन्स को पार्सो लिखा गया है। हिंदी अनुवाद इतना खराब है कि मानो किसी नौसिखिए ने ट्रांसलेशन किया हो। व्याकरण और शब्दावली में भी तमाम अशुद्धियां इन पेपर्स में देखी गई हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक तो हो गया, लेकिन परीक्षाओं में गड़बड़ी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पेपर लीक और धांधली केवल प्रशासनिक नाकामी नहीं है, बल्कि करोड़ों युवाओं की मेहनत, समय और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। इस बाबत आज दिल्ली में एनएसयूआई के छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था एनटीए के मुख्यालय पर। अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी। दिमागी नक्सल पर दंगल। देश की राजनीति में यह नया शब्द आया है, दिमागी नक्सल। शब्द छोटा है, लेकिन सियासी विवाद बहुत बड़ा बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी की तरह ही दिमागी नक्सल जनता पार्टी भी अपने देश में बन गई है। रातों रात बनी इस नई पार्टी में 2 लाख से ज्यादा सोशल मीडिया पर इसके फॉलोअर्स भी हो गए हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल जुमले का जिक्र किया था, लेकिन पीएम के बयान के बाद विपक्ष ने कैसे दिमागी नक्सल शब्द को अपने ढंग से परिभाषित किया और उसके बाद दिमागी नक्सल पर दंगल छिड़ा है। अब ये नजर उसी पर डालते हैं। दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं। जिस नस्ल की बात वो कर रहे हैं ना, दिमागी नक्सलवाद, उस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं। If we are Dimagi Naxals, he is a Dimagi communal. So for us, this makes no difference at all. आज नाग पंचमी आते आते ये जितना दिमागों में जहर था वो सब पूरे दिमाग से उजागर होकर उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम क्या हैं। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि हथियारी नक्सलवाद की ताकत तो कमजोर हुई है, लेकिन दिमागी नक्सल अब भी मौके की तलाश में है। पहले प्रधानमंत्री मोदी की पूरी बात सुन लीजिए, फिर इस सियासी दंगल की और डिटेल में बात करते हैं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
अब राजनीति का कमाल देखिए, प्रधानमंत्री जिसे आरोप बना रहे विपक्ष ने उससे तमगा बनाने के निश्चय कर लिया है और उसे अपने सीने पर सजाने के लिए विपक्षी नेताओं में तो अब होड़ लग गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर में ये दिमागी नक्सल हैं कौन। सबसे पहला जवाब आया यूपीए सरकार में देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री की अहम कुर्सी संभाल चुके कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम की तरफ से। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदम्बरम के इस एक पोस्ट के सामने आने के बाद पूरी बहस का रुख बदल गया। जिस शब्द से प्रधानमंत्री ने खतरे की ओर इशारा किया, उसी शब्द को विपक्ष ने पलटवार का हथियार बना दिया। चिदम्बरम यहीं पर नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने लिखा कि दिमागी नक्सल भी अर्बन नक्सल, आंदोलनजीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे पुराने राजनीतिक आरोपों का एक नया संस्करण है। जब दिमागी नक्सल पर सियासी दंगल छिड़ा हो तो अरविंद केजरीवाल कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी आज कहा, हाँ मैं दिमागी नक्सल हूं। विपक्ष का पूरा कुनबा अब दिमागी नक्सल शब्द को विरोध का हथियार बनाकर पीएम मोदी को घेरने में जुट गया है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। प्रधानमंत्री जी जिस कंटेस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सारे परजीवी उनके अपने यहाँ पाए जाते हैं। जो सड़क पर दाढ़ी टोपी देखकर मारते हैं, जो सड़क के ऊपर जो जूता गांठने वाले को देख करके मारते हैं, जो सड़क पर चलते हुए किसी आदिवासी को देख करके मारते हैं, ये सारे परजीवी उन्हीं के यहाँ हैं। इस दंगल में विपक्ष के नेता अपने अपने दांव आजमा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से उनको जवाब देने के लिए सामने आया राज्यसभा सांसद और पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का लेकर उनके बयान को गवाह बनाकर चिदम्बरम से सीधे सवाल पूछे। दलील यह दी कि जब मनमोहन सिंह नक्सलवाद को देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती करार दे चुके हैं, तो आज कांग्रेस को नक्सलवाद की चर्चा से इतनी परेशानी क्यों है। नक्सली हिंसा को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन नक्सलवाद है क्या, इसे लेकर शुरू से दो तरह की दलीलें दी जाती रही। एक तरफ का तर्क है कि नक्सलवाद हथियारबंद हिंसा है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। दूसरी तरफ यह सवाल भी उठता है कि आखिर वो कौन से हालात हैं जिन्होंने लोगों के भीतर इतना गुस्सा पैदा किया कि उन्होंने व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठाने तक तय कर लिए। नक्सलवाद की जड़ें समझने के लिए हमें करीब 6 दशक पीछे जाना होगा। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत साल 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। नक्सलबाड़ी में जमीन और अधिकारों को लेकर किसानों का संघर्ष तेज हुआ। इसी आंदोलन के नाम पर आगे चलकर इस पूरे उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद कहा जाने लगा। उस वक्त छोटे किसानों का आरोप था कि जमींदारों के दबाव और शोषण से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। किसानों के इस असंतोष को कुछ वामपंथी नेताओं ने संगठित किया। इनमें चारू मजूमदार, कानू सन्याल और कन्हई चटर्जी जैसे प्रमुख चेहरे थे। यानी शुरुआत जमीन और किसानों के सवाल से हुई, लेकिन धीरे धीरे यह संघर्ष हथियारबंद आंदोलन से और फिर नक्सली हिंसा में तब्दील होता चला गया। 2010 के आसपास नक्सल हिंसा अपने चरम पर थी। 20 राज्यों के 180 से ज्यादा जिलों तक नक्सलवाद फैल गया था, लेकिन पिछले 1.5 दशक में तस्वीर बहुत तेजी से बदली है। 2018 में गृह मंत्रालय के मुताबिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी। अप्रैल 2024 में यह संख्या घटकर 38 रह गई। दिसंबर 2025 तक सिर्फ 8 जिलों में नक्सलवाद बचे थे और मार्च अप्रैल 2026 में आंकड़ों 0 तक पहुंच गया था। गृह मंत्रालय के मुताबिक भारत के नक्सलवाद का लगभग अब खात्मा हो चुका है, लेकिन दिमागी नक्सल ये एक नई श्रेणी अब सामने आई है और किसी भी नई श्रेणी की सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि सबसे पहले उसकी सीमा तय करनी पड़ती है। अब बात करते हैं आज की अगली एक और महत्वपूर्ण कहानी की। बात राष्ट्र गौरव पर बचे सियासी घमासान की। देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पूरा वंदे मातरम जबानी सुना दें, वरना देश से माफी मांगे। बीजेपी के बाद कोई दूसरा काम नहीं। कानून बना दिया है, अगर आप अपमान कीजिएगा तो आप पर केस हो जाएगा।
राष्ट्र गौरव पर अपने देश में गदर मचा हुआ है। 15 अगस्त को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम गाया गया था, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दूसरे नेता मौजूद थे। इसी दौरान सोनिया गांधी के कुछ इशारों को लेकर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम के पूरे संस्करण को गाए जाने पर सोनिया गांधी ने इसे रोकने का इशारा किया। वो वंदे मातरम का विरोध कर रही थी। सोनिया गांधी का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो कुछ इशारे करती हुई दिखती भी है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से इस दौरान कुछ कहा भी। हालांकि इस दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम को रोका नहीं गया, न ही कोई रुकावट आई। सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता राष्ट्रगीत खत्म होने तक सावधान मुद्रा में खड़े दिखाई भी दिए। इसी कार्यक्रम का अब एक और वीडियो सामने आया है। तब वंदे मातरम गाया नहीं जा रहा था। इस दौरान राहुल गांधी कुछ कहते सुनाई देते हैं। ऑडियो बहुत साफ तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के प्रतीत होता है कि कह रहे हैं कि हमें गाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ वंदे मातरम नहीं गाते हैं, हम यहाँ अपना वर्जन गाते हैं। सोनिया गांधी क्या इशारा कर रही थी और राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे थे, अभी तक तो यह साफ नहीं हुआ है। इसीलिए किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन बीजेपी को इस पूरी घटनाक्रम से मुद्दा जरूर मिल गया है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को घेरने का। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर अब सीधा हमला बोला। उन्होंने सोनिया गांधी पर वंदे मातरम रोकने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि यह देश का अपमान है और जनता इसे माफ कभी नहीं करेगी। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा सियासी टकराव अब चल रहा है। अमित शाह कह रहे हैं जनता माफ नहीं करेगी, तो कांग्रेस ने बीजेपी को एक नया चैलेंज दे दिया। मैं अमित शाह जी से लेकर जिन जिन लोगों ने माफी की बात कही है, उनको चैलेंज करता हूं कि वो एक बार टीवी चैनल पे आके पूरा वंदे मातरम ज़बानी सुना दें, वरना देश से माफी मांगे। अब बीजेपी के लिए यह मुद्दा सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं रहा, बल्कि बीजेपी ने इसे राष्ट्रवाद और कांग्रेस की सोच का सवाल बना दिया है। इसी को लेकर बीजेपी ने कई शहरों में प्रदर्शन भी किया। कोलकाता, पटना, वडोदरा, जयपुर, श्रीनगर सहित कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान प्रदर्शन, मशाल जुलूस और पुतला दहन तक किया गया। बीजेपी नेता इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताते हैं। बीजेपी की तरफ से सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अलग अलग जगहों पर शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने तो शिकायत की जांच भी अब शुरू कर दी है। सोनिया गांधी का वंदे मातरम के दौरान इशारा करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी का ऑडियो भी सामने आ गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अपना वर्जन गाते हैं और कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति बन गई है। मामला सीधा आलाकमान से जुड़ा है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के लिए मामले को संभालना मुश्किल हो रहा है। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। कोई व्यवधान नहीं हुआ। अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा। वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर राष्ट्र गौरव का पैमाना इतना सख्त है तो सवाल सिर्फ कांग्रेस से क्यों रहा है? बीजेपी के नेताओं की भी कुछ चूकें इसी 15 अगस्त को सामने आई हैं, वो भी चर्चा में है। जयपुर में बीजेपी के कार्यक्रम में वंदे मातरम का गलत संस्करण बजा दिया गया। इस दौरान राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद थे।
वंदे मातरम का फिल्म वाला गाना बजा, यानी असली वंदे मातरम नहीं बजा। इसके बाद भी बीजेपी के किसी नेता ने आपत्ति नहीं जताई। जब मीडिया ने राठौड़ साहब से सवाल पूछे तब जाकर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने माफी मांगी। शब्दावली वही है, लेकिन उसको गीत उसके वाद्य के साथ ले लिया, जबकि वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है। वो तकनीकी त्रुटि हुई, उसके लिए माफी चाहते हैं। जयपुर वाले मामले में तो बीजेपी ने माफी मांग ली, लेकिन कांग्रेस अब बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान खोज खोज कर सामने ला रही है जिस पर बीजेपी को जवाब देना मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस ने 2 वीडियो शेयर किए। पहले वीडियो में देवेंद्र फडणवीस एक गाने में वतन की जगह सनम कह रहे हैं, और तो दूसरे वीडियो में बिहार की मंत्री शेरसी सिंह ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कह दिया, जबकि वो राष्ट्रपिता की उपाधि उनको दी गई है। और जयप्रकाश नारायण का नाम भी शेरसी सिंह ने गलत बोला है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐसा नम तेरे लिए, ऐसा नम तेरे लिए। राष्ट्रपति महात्मा गांधी, राष्ट्रपति महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बीजेपी नेताओं की भी टंग स्लिप हुई। आम आदमी पार्टी इसमें अब एक नया एंगल ढूंढ कर लाई है। सरकार पर हमला करने का एक नया मौका ढूंढा है। आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने एक ट्वीट किया है। पीएम मोदी का वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, युद्ध में हमारे सैनिक मरते नहीं हैं, शहीद होते हैं मोदी जी। सैनिक मरते हैं कहना दिमागी नक्सलवाद है। प्रधानमंत्री मोदी के 15 अगस्त के भाषण की क्लिप लगाई है अनुराग ढांडा ने, और सीधे हमला प्रधानमंत्री पर किया है कि वो सैनिकों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष, अब आपको बात करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण स्टोरी की। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई टीम का अनाउंस कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम तैयार हो गई है, और इसके साथ ही अब बीजेपी में शुरू होने जा रहा है संगठन का नया दौर। इस नए दौर में बीजेपी के सामने मिशन 2027 सबसे बड़ा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव है, तो सुपर मिशन है 2029 के लोकसभा चुनाव का। और अब ये जो टीम मेरे साथ आप देख पा रहे हैं, इनके ऊपर ये दारोमदार है। इसीलिए नितिन नवीन की 65 सदस्यों की जंबो टीम में कुछ चौंकाने वाले नामों की आज एंट्री हो गई है, और कुछ बड़े नामों की छुट्टी हो गई है। जिनके नाम से विवाद और आरोप जुड़े, उनको बाहर का रास्ता पार्टी ने संगठन से दिखा दिया है। तो वहीं जिनकी निष्ठा और संगठन को मजबूत करने का हुनर नेतृत्व को पसंद आया, उनका दबदबा बना है। बीएल संतोष, सुनील बंसल, विनोद तावड़े अपने पद पर बने हुए हैं। स्मृति ईरानी की एंट्री वापस हो गई है। आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय की छुट्टी हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर थी आज। सवाल है कि अब बीजेपी का क्या होगा? नया मास्टर प्लान, कैसे बीजेपी अपना अगला चुनाव जीतेगी इस टीम के भरोसे? आइए अब इस खबर पर विस्तार से नजर डालते हैं। ये जो मेरे पीछे नए चेहरे देख रहे हैं आप, ये बीजेपी का नए दौर, जिनको बनाना नया ठौर। अगर ये चले तो बीजेपी का सिक्का आगे भी चलेगा। बीजेपी के अंदर आज अब तक का सबसे बड़ा सियासी ऑपरेशन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी जिस नई टीम का ऐलान किया, उसने कई दिग्गजों की नींदें भी उड़ा दी हैं। नितिन नवीन की इस टीम में 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिव समेत कुल 65 ऑफिस बेयरर्स के नाम शामिल हैं। इस टीम में सबसे ज्यादा दिल्ली से 10 लोग हैं, उत्तर प्रदेश से 8 लोग हैं, मध्य प्रदेश से 6, महाराष्ट्र से 5, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड से 4, बिहार से 3, पंजाब से 2 चेहरों को जगह देकर एक परफेक्ट सोशल और रीजनल इंजीनियरिंग का बैलेंस बनाने की कोशिश नितिन नवीन साहब ने की है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में नारी शक्ति का दम भी जमकर दिख रहा है। 12 महिलाओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। वसुंधरा राजे अपनी कुर्सी पर कायम है दोबारा। डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन दोषी, डॉक्टर भारती पवार और डॉक्टर मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी दी गई है।
वहीं फायर ब्रांड नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की महासचिव के तौर पर दमदार पार्टी में वापसी हुई है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भी यूपी नंबर 1 है। सबसे ज्यादा यूपी की 3 महिलाओं को जगह दी गई है इस टीम में, जबकि महाराष्ट्र से 2 महिलाओं को जगह मिली है। नई टीम बनती है तो कुछ नए चेहरे भी नजर आते हैं और कुछ पुरानों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन नितिन नवीन की इस टीम में जो छुट्टी हुई है उसने बड़े बड़ों को हैरान कर दिया है। 8 महासचिवों में से 3 जस के तस है, 5 को बदल दिया गया है, लेकिन 4 का पत्ता तो पूरी तरह कट गया है। सिर्फ 1 महासचिव नहीं बचे, उनको कुछ और काम दिया गया है। मीडिया और आईटी सेल में तो जैसे पूरी सर्जिकल स्ट्राइक नितिन नवीन ने कर दी है। आइए आपको बताते हैं कि किन किन दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और क्यों बीजेपी अब अपनी एक क्लीन इमेज पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। अध्यक्ष के बाद सबसे प्रमुख पद संगठन महासचिव का माना जाता है। इनके बाद महासचिवों का, इस बार महासचिवों में बहुत सारे नाम बदले गए हैं। जैसे संगठन महासचिव बीएल संतोष अपनी कुर्सी पर कायम हैं और महासचिव विनोद तावड़े और सुनील बंसल भी अपने अपने पदों पर जस के तस बने हैं। बीएल संतोष संघ से आते हैं और संघ को बीजेपी को जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी हैं। वहीं विनोद तावड़े ने बिहार में बीजेपी की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई, तो सुनील बंसल बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार और माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं, जिन्हें यूपी में पार्टी की ऐतिहासिक जीत का मुख्य आर्किटेक्ट कहा जाता है। साथ ही टीम में महासचिव के रूप में अहम एंट्री हुई है तो वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की, जो अपना पिछला लोकसभा चुनाव तो हार गई थी, लेकिन इस बार मजबूती के साथ वापसी कर रही हैं। 2024 में अमेठी से चुनाव हारने के बाद ईरानी सत्ता और संगठन से दूर थी। अब ये देखना होगा कि उन्हें महासचिव के साथ कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। उसी तरह महासचिवों में त्रिपुरा के सीएम रहे विप्लव देव को बतौर हरियाणा में विपरीत परिस्थितियों में बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक लगवाने का उनको श्रेय दिया गया। यूपी से आने वाले हरीश द्विवेदी को 2027 के यूपी चुनाव से पहले पूर्वांचल में इनकी मजबूती, जमीनी पकड़ और कुशल नेटवर्क के चलते महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान में जाट वोटों के सफल ध्रुवीकरण और लगातार जमीनी मेहनत के लिए सतीश पूनिया की महासचिव के तौर पर टीम में उनको एंट्री मिली है। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने और ट्राइबल फेस होने का बड़ा फायदा गजेंद्र पटेल को मिला है। हरियाणा में गैर जाट वोट को साधने और शानदार चुनावी मैनेजमेंट के लिए संजय भाटिया को महासचिव बनाया गया है। स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हराकर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार थी, उनको एक लंबे इंतजार के बाद फिर से एक नई जिम्मेदारी दी गई है। और इसी तरह तमाम सारे और लोग जो कि पिछले 4-5 सालों में अलग अलग राज्यों में बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट भूमिकाएं निभा चुके हैं, चाहे वो त्रिपुरा के विप्लव देव हों या यूपी से रेखा वर्मा हो। नितिन नवीन की इस टीम में जो सबसे नवीन चीज है वो ये कि बहुत से चेहरे युवा हैं कंपैरेटिवली पिछले चेहरों के। तो जो एवरेज एज है वो टीम की कम से कम वो 10 साल कम हो जाएगी, यानी 50s के आसपास, 50 और 60 के बीच की एवरेज एज इस टीम की निकल कर आती है। कुछ नए चेहरे शामिल हुए हैं तो कुछ बड़े चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाने में भी नितिन नवीन ने जरा भी संकोच नहीं किया है। इनमें एक बड़ा नाम है राधा मोहन दास अग्रवाल का। गोरखपुर से आने वाले राधा मोहन दास को महासचिव के पद से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इनके अलावा महासचिव के साथ साथ केंद्रीय कार्यालय प्रभारी का अहम जिम्मा संभाल रहे अरुण कुमार सिंह की भी छुट्टी कर दी गई है। हालांकि आज की जो चिट्ठी जारी की गई सब तमाम नामों की वो अरुण कुमार सिंह के हस्ताक्षर से हुई, अब लेकिन उनके पास ये पद नहीं बचा है। आज की टीम का ऐलान उन्होंने किया। नितिन नवीन की टीम में एक और बड़ा जिसका पत्ता कटा है वो है दुष्यंत गौतम। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस में जिस तरीके से दुष्यंत गौतम विवादों में घिरे थे, उसे देखते हुए उन्हें कोर टीम से बाहर कर दिया गया। संदेश साफ है, बीजेपी अपनी क्लीन इमेज से समझौता नहीं करने के मूड में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की थी। 15 अगस्त को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें एक तस्वीर भी थी। इस पिक्चर में एक ही सोफे पर राहुल गांधी और अंकिता भंडारी के माता पिता बैठे साथ साथ दिखाई देते हैं। साथ ही लंबे चौड़े पोस्ट में राहुल गांधी ने जिक्र किया कि कैसे इस दुखद मामले में उत्तराखंड सरकार खुद उस वीआईपी को संरक्षण दे रही है क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस का बड़ा नेता है। हमेशा जब नई टीम बनती तो बदलाव किए जाते हैं, हमेशा कुछ लोगों को बदला जाता है और हर संगठन में जब भी नई टीम बनी तब ऐसा हुआ है।
और जो नई टीम है इसमें इन्होंने संगठन को मजबूती देने के लिए अनुभवी नेताओं को जोड़ा इन्होंने, चाहे वो उपाध्यक्ष हों चाहे जनरल सेक्रेटरी हों, वहाँ पे लेके आए हैं। और कई बदलावों के साथ यूथ को भी इन्होंने शामिल करके रखा हुआ है, जिनको सेक्रेटरी बनाया गया। दूसरी सोशल मीडिया वगैरह की जिम्मेदारी दी गई, मीडिया की जिम्मेदारी दी गई, ताकि एक नई जनरेशन जो आ रही है उसको भी एड्रेस किया जा सके और दूसरा संगठन को भी मजबूत किया जा सके। सोशल मीडिया की जिम्मेदारी जो रामनारायण श्रीवास्तव जी के जिक्र कर रहे थे अपने बयान में, वो दरअसल अमित मालवीय जो कि आईटी सेल के प्रमुख थे, सबसे बड़ा सरप्राइज हो रहा कि उनको इस आईटी सेल के पद से, हेड के पद से हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के एक और चेहरे दीपक महस्के, जो कि उम्र में मेरे ख्याल से अमित मालवीय से सीनियर हैं, बुजुर्गवार हैं, उनको आईटी सेल का नया चीफ बनाया गया। दीपक महस्के छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता रह चुके हैं, साथ ही उनकी पहचान टेक्नो सेवी और एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर निकलकर सामने आई है। मीडिया विभाग में अनिल बलूनी मीडिया संयोजक के पद पर काबिज रहेंगे, लेकिन उनके सह संयोजक में संजय मयूख को हटाया गया है। मयूख की जगह अब 3 नए मीडिया संयोजक बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश से आशीष उषा अग्रवाल का नाम है, दिल्ली के प्रदीप भंडारी हैं और सिद्धार्थ यादव हैं। इन लोगों को सह संयोजक मीडिया डिपार्टमेंट का बनाया गया है। पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिलने के बाद अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। अमित मालवीय ने दीपक महस्के सहित बीजेपी के सभी नए पदाधिकारियों को बधाई दी। मालवीय ने खास तौर पर दीपक महस्के को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि दीपक के नेतृत्व में बीजेपी का डिजिटल कम्युनिकेशन नए मुकाम हासिल कर पाएगा। वहीं बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद दीपक महस्के ने क्या कुछ कहा है, उसको भी आइए सुन लेते हैं। देखिए, निश्चित ही बहुत बड़ी जवाबदारी है और गर्व भी महसूस होता है। एक सामान्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी दी गई है। मैं प्रदेश के संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ता भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं और इस जिम्मेदारी पे प्राण से जुटकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हाल ही में जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर युवाओं ने आक्रोश दिखाना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव में पीछे रह गई, ये भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। बीजेपी अपनी आईटी सेल को पूरी तरीके से रिनोवेट करना चाहती है, नए आइडिया के लोग लाना चाहती है, इसलिए भी इस फेरबदल को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन एक और खास बात है, इस फेरबदल की भनक जैसे लगी थी, तेज तर्रार बीजेपी के प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला को, आपको याद होगा, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले लिखा था करीब 15-16 दिन पहले कि वो अब बीजेपी में नहीं है। उन्होंने अपना सोशल मीडिया एक्स का इंट्रोडक्शन चेंज कर दिया था। आज उन्होंने एक और चिट्ठी पोस्ट की, सुबह सुबह बता दिया कि वो पार्टी के प्रीमियर जो मेंबरशिप है उससे भी इस्तीफा दे रहे हैं और पद से तो, प्रवक्ता के पद से तो वो बाहर हो चुके हैं। उनके बाहर जाने को प्रदीप भंडारी के एलिवेशन से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदीप भंडारी और शहजाद पूनावाला के बारे में पार्टी के हलकों में चर्चा है कि दोनों के बीच में आपस में बहुत ज्यादा एक तरीके का कंपटीशन देखा जा रहा था। और अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की, जनता क्या कहती है। ऋषभ मिश्रा साहब का पोस्ट है, 2029 के लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए चुनौती भरे रहेंगे, क्योंकि जेनजी, नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, E20 जैसे मुद्दों पर बीजेपी को विपक्ष ने इस वक्त घेरा हुआ है। सुजीत सिंह का पोस्ट है, जब विचारों का जवाब विचारों से नहीं बल्कि ठप्पों से दिया जाने लगे तो लोकतंत्र का असली मुद्दा पीछे छूट जाता है। दिमागी नक्सल जैसे शब्द सियासी दंगल को तो गरमा सकते हैं, लेकिन देश को जरूरत है तर्क, संवाद और समाधान की। तो आज मेरे साथ इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अब कल चक्रव्यूह के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि।